हेलो ऑल एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मार्वल। मेरे साथ रजत है और हम लोग हाय। आज बात करेंगे गेम वीक 6 के प्रीव्यू के बारे में। गेम वीक 5 बहुत ही एक्साइटिंग था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, कहीं कंट्रोवर्सीज देखने को मिली, कहीं रेड कार्ड देखने को मिले। वार का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उस गेम वीक में। और अभी हाल ही के दिनों में जब हमने देखा कि चैंपियंस लीग के भी गेम्स हुए और बहुत ही अच्छी खबर है इंग्लिश क्लब्स के लिए, स्पेशली लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ और मैं रजत को इनवाइट करना चाहूँगा। रजत, क्या हाल है आपका और कैसा लगा आपको गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखकर? हाय, थैंक्स हर्ष। एंड आई एम वेरी वेल। और हर्ष, शुरुआत करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल यूनाइटेड के मैच से, जो कि लास्ट गेम वीक का मैच था। देखिए, शुरुआत तो बहुत ख़राब रही थी यूनाइटेड की और ऐसा लग रहा था कि लक ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे मिनट में ही ओन गोल कंसीड हो गया था। बट उसके बाद काफ़ी अच्छा कमबैक किया। 85 मिनट तक लग रहा था कि मैच हो सकता है यूनाइटेड ना जीत पाए, लेकिन आखिरी 10 मिनट में जिस प्रकार का जो फ्लूइड गेम देखने को मिला, आई थिंक दैट्स वेरी encouraging फॉर यूनाइटेड। एंड एज यूनाइटेड फैन इट वाज वेरी प्लीजिंग टू हैव दैट स्कोर लाइन इन फेवर ऑफ अस, 4 गोल से 4-4-1 से जो हम जीते हैं। सेकेंडली, मूविंग ऑन टू चैंपियंस लीग, देखिए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेरिस में जाके हम दोबारा से वही करिश्मा कर देंगे जो लास्ट ईयर किया था। एंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 2018-19 के सीज़न शुरुआत होने के बाद मार्कस रैशफोर्ड ने किलियन एम्बापे से ज़्यादा गोल किए हैं पार्क डे फ्रांस में। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि दैट वाज स्पॉट ऑन। ही न्यू दैट पीएसजी वाज गोइंग टू कम फॉर देम। उन्होंने बैक थ्री से शुरुआत किया और बैक थ्री के साथ सपोर्ट के लिए उन्हें एलेक्स टेलेस को भी दिया। और साथ में आप देखें कि दोनों टीम्स वर गोइंग फॉर इट। मतलब इफ यू सीन द मैच, नो टीम वाज रेडी टू सेटल फॉर 1 पॉइंट। तो शुरुआत हुई, यूनाइटेड ने अच्छा स्कोर किया पेनल्टी के थ्रू। ऑल्दो उसमें आप देखना चाहेंगे तो एंथनी मार्शल का इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो तो डिफेंडर की गलती से पेनल्टी मिला। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार देखने को मिली कि ब्रूनो फर्नांडिस की स्किप पेनल्टी को सेव कर लिया था। वो तो बाई चांस किलर नेवेस ने लाइन को छोड़ दिया था, इसलिए एक पेनल्टी रीटेक करनी पड़ी और फिर ब्रूनो फर्नांडिस ने कन्वर्ट किया। लेकिन ऑल इन ऑल वेरी वेरी हैप्पी एज अ यूनाइटेड फैन। कमिंग टू दिस वीक्स फिक्सचर, अभी हम आगे जा रहे हैं 2 टफ मैचेस के बाद। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले चेल्सी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ होम गेम। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक एडिनसन कवानी हो सकता है अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड का डेब्यू करें इस बारी। and although it's also very realistic because Martial रेड कार्ड की वजह से 3 गेम्स के लिए सस्पेंडेड है। तो हम्म। either Solskjaer will try and play Cavani in the center forward role, or maybe he will want to have Marcus Rashford come into that role and try Mata again, जैसे उन्होंने न्यूकासल के साथ ट्राई किया। So I am having my fingers crossed. As a United fan, I would like to see Cavani play, and if he does well, then I think we are starting to put some pieces back in the puzzle. तो उसके लिए इसमें बहुत अच्छा। रजत, अगर आप बात करें, हम लोगों ने यूनाइटेड की बात की और मैंने भी देखा बहुत इंप्रेसिव खेले आगे के खेलों। और जब एलेक्स टेलेस की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन उनका गेम उस दिन देखकर बिल्कुल ऐसा लगा कि दैट ही हैज अराइव्ड। बहुत बढ़िया गेम खेले। अगर आप यूनाइटेड के प्रतिद्वंदियों की बात करें, अगर आप चेल्सी की बात करें, चेल्सी ड्रू अगेन अ वेरी वियर्ड गेम। दे वर एक्चुअली प्लेइंग वेल इन दैट गेम। वो गेम तो उनको शायद आराम से निकाल देना चाहिए था और उनको बार बार साउथहैम्पटन ने हिट करते गए और वो इवेंचुअली 3-3 पे फिनिश हुआ। Yes. फिर वीक में भी उनके साथ यही हुआ कि वो ड्रॉ किया उन्होंने, वो गेम भी वो नहीं निकाल पाए। सो चेल्सी, जैसे वो लग रहा था कि जैसे 4-0 जीत गए हैं, नाउ एवरीथिंग हैज फॉलन इनटू प्लेस। बट देन अगेन चेल्सी इज टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप्स बैक, एंड इट इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। एंड आई Yes. बिलीव यूनाइटेड डेफिनेटली होल्ड्स द एज इन दिस गेम। ऐसा अभी की फॉर्म में लग रहा है। लेकिन यूनाइटेड चेल्सी के गेम हमेशा, आई थिंक दे आर वेरी क्लोज टू बीइंग क्लासिक्स। Yes. इफ यू ड्वेल इन द Agreed. पास्ट, इनके गेम हमेशा क्लोज होते हैं। तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड माइट एज दिस गेम। मैच बिटवीन एवर्टन एंड लिवरपूल, जिसका हमें इफेक्ट अगले मैच में भी देखने को मिला, जो कि लिवरपूल का चैंपियंस लीग मैच था, और नेक्स्ट वीक के मैच पे भी हो सकता है देखने को मिले। तो और स्ट्रेट अवे ब्रिंगिंग यू इनटू दिस, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक में लिवरपूल का कैसे रहने वाला है? देखिए, नेक्स्ट वीक से पहले मैं बात करना चाहूंगा दैट वी ऑल सॉ दिस डार्बी गेम एंड द सैड पार्ट ऑफ द गेम, ऑब्वियसली व्हाट हैपेंड टू वर्जिल वैन डाइक।
season ending injury which happened, और ये जिन circumstances में हुई है, it really throws lot of questions about VAR, about the intent of Pickford, क्योंकि वो देखिए वो बहुत ही rough tackle था, Right. और इट वाज सच अ कंटेंशियस कॉल कि वो शायद वो ऑफसाइड था कि नहीं था। आधे लोग कह रहे हैं वो था, मेरे हिसाब से वो ऑफसाइड नहीं था। अगर वो ऑफसाइड था तो लास्ट वाला जो पेनल्टी जो उसका जो माने लास्ट में था वो तो माने का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो था। सो इट वाज देयर वाज सम शॉकिंग डिसीजंस व्हिच हैपेंड इन दैट गेम, और आई थिंक पिकफोर्ड को देयर इज नथिंग, उनको कोई उसमें इफेक्ट नहीं किया, ना उस पर कोई एक्शन हुआ। एंड इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड that the referee who was overseeing that VAR, he forgot, he did not even know at the rule that you can still go ahead and show the player red card even if there is an offside. वो एकदम मिस करना। और आप देखिए आफ्टर वेन डाइक तो हाइट जो उनके पास सबसे बड़ा एक फैक्टर था कि हाइट फैक्टर था लिवरपूल का, वो एडवांटेज ही जब चला गया। और जो आप दोनों गोल जो एवर्टन के हुए हैं वो हेडर से हुए हैं। और उस गेम में आई थिंक लिवरपूल प्लेड वेरी वेल, दे प्लेड लाइक चैंपियंस। एवर्टन वॉज टॉप ऑफ द टेबल, दे आर स्टिल टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन लिवरपूल ने बहुत अच्छा गेम खेला। और एंड में जब हमें लगा कि हेंडरसन ने वो गेम निकाल लिया है लास्ट में गोल करके, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑफसाइड अभी भी कैसे था, आई मीन जुरी इज आउट। आई एम स्टिल हैविंग डिस्कशंस विद माय फ्रेंड्स कि भाई ये क्या कॉल थी। आई वाज सो शॉक्ड टू सी दैट, और बहुत बुरा लगा। बट आई एम प्रीटी श्योर that Liverpool and Van Dijk will come stronger from this. Moving on to their Champions League game, the only, I think, the positive which I saw in that game is how seamlessly Fabinho, replaced Van Dijk, because Fabinho is he's just a multi-talented guy. He plays all over the pitch. उनकी game awareness, because वो एक midfielder है, so he is aware of both the transitions as well as the defense. So I think he would be a very very critical player now for Liverpool since we don't have any Van Dijk. और हमने इस बार कोई साइनिंग भी और सेंटर बैक की नहीं की, जबकि वो कह रहे थे कि लॉवरेन का रिप्लेसमेंट शायद कुछ हो सकता था। पर चैंपियंस लीग के गेम में अगर वो गेम भी देखो तो लिवरपूल उस गेम में दे जस्ट डिड इनफ टू विन दैट गेम। आई बिलीव दे जस्ट एज दैट गेम ऑन द मेरिट एज वेल। और वो 1-0 जो रिजल्ट था, इवन दो इट वाज एन ओन गोल, बट इट वाज अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम माने, how he played that game as well। और अगर आप रॉबर्टसन का गेम देखो वो बहुत जबरदस्त गेम था। लिवरपूल ने एंड में उस गेम में 15-20 मिनट्स में एकदम उनको स्टाइफल कर दिया था, ज़्यादा कोई चांसेस क्रिएट करने नहीं थे। हालांकि एड्रियन अगेन looked very shaky in that game as well. So overall I was happy how Liverpool came out of this game, and especially after the shock of losing Van Dijk for a season, I think इस गेम को वापस एक बाउंस बैक एबिलिटी लिवरपूल ने शो की, and that 1-0 was really, it was a great result for Liverpool. The game for Liverpool and Sheffield United, right? I think this is a good game for Liverpool. It is a kind of a reward, I would say, by playing some tough games which they had. No game in this Premier League is a simple game, but I think Liverpool, with the attacking prowess they have, with how the spirits are, even though after that 7-2 beating which they had, I think these two games have shown why Liverpool were champions, I would say, in the last season, because I believe that they played a pretty complete game. अगर आप दोनों उसमें देखो तो Champions League का game में भी without conceding an away goal, as well as how they won against how they drew against Everton. That was again a good result which they should have won. So I think इस game में Liverpool will definitely punish Sheffield, I would say. Sheffield, obviously they are playing for survival. The start has been really bad for them as well. और मुझे लगता नहीं है कि इस गेम में शेफील्ड ज़्यादा कुछ लिवरपूल के अगेंस्ट कर पाएगा। हालांकि फुटबॉल में अभी तक तो इस सीज़न में आप किसी चीज़ की श्योरिटी ले नहीं सकते हो, लेकिन मुझे लगता है लिवरपूल के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम रहेगा। मे बी 3-0 या मे बी 4-1 या 3-1 इस टाइप की स्कोरिंग रहेगी। बात करें रजत, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम इसमें और है, वो है आर्सेनल और लेस्टर का। आर्सेनल लॉस्ट देयर गेम, अगर लास्ट वीक में वो मैनचेस्टर सिटी से लूज किया है, और लेस्टर की इतनी बढ़िया शुरुआत में 5-2 जब वो जीते थे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, उसके बाद उन्होंने 2 गेम्स में विदाउट स्कोरिंग, चाहे वो वेस्ट हैम है चाहे वो एस्टन विला है, वो दोनों गेम वो हार गए। आपको क्या लगता है व्हाट ब्रेंडन रॉजर्स वुड डू डिफरेंटली इन दिस गेम? देखिए अर्श,
लेस्टर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा. दे आर एक्चुअली ड्राइंग एन एनालॉजी फ्रॉम somewhat like a Pakistan team. You don't know what kind of Pakistan turns up to play a international tournament. तो अगर आप क्रिकेट में देखें तो वैसा ही अभी लेस्टर के साथ लग रहा है. मतलब पहले 3 मैचेस में दे वर प्लेइंग लाइक चैंपियंस और उसके बाद अचानक से देयर फॉर्म हैज डिप्ड. सो आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स हैज टू एक्चुअली ब्रिंग बैक दैट मोजो विच जो फर्स्ट 3 मैचेस में दिखाई दे रहा था. और वो कैसे आएगा? दे हैव टू ब्रिंग बैक दैट बिलीफ इन देमसेल्व्स. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. जैसे आपको लग रहा है 2 से 3 सीजन पहले लिवरपूल वाज नॉट डूइंग वेल अगेंस्ट द टीम्स व्हिच आर सिटिंग बैक और वो उनको तोड़ पाने में मुश्किल हो रही थी. सेम थिंग हैपेंड विद यूनाइटेड लास्ट सीजन. तो मुझे लग रहा है कि ही हैज टू हैव सम क्रिएटिविटी. आई थिंक मेडिसन के इस बारी खेलने के चांसेस लग रहे हैं. सो आई थिंक दैट विल ब्रिंग सम मच नीडेड क्रिएटिविटी इनटू द मिडफील्ड. उसके अलावा आई थिंक द फॉर्मेशन which he has been playing for the last couple of games, that has not been what the Leicester formation has been. वो जेमी वार्डी को टारगेट मैन बना के हमेशा से खेलते आए हैं, बट वो पिछले 2 मैचेस में दिखा नहीं और अगर देखा भी थोड़ा बहुत तो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया. सो आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स हैज टू वर्क ऑन दैट. आई थिंक कमिंग टू आर्सेनल के साथ खेलने में उनको ये अच्छा रहेगा कि आर्सेनल प्लेज अ वेरी ओपन गेम. मिकेल आर्टेटा ऑल्दो ही हैज़ दैट पेप गार्डियोला वाला स्टाइल उनका है खेलने का, बट आर्सेनल ट्रेडिशनली हैज़ बीन अ वेरी ओपन टीम और वो अटैक करके खेलते हैं और लोगों को जगह मिलती है आर्सेनल के अगेंस्ट खेलने के लिए. सो आई थिंक दैट विल सूट लेस्टर. को लेस्टर की जो लास्ट 2 परफॉर्मेंस खराब देखने को मिले हैं, यू विल सी अ बिग इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लेस्टर. I also think this would be a draw, Rajat. I think this would be a draw. This game has all the makings of a draw, even though the form would definitely favor Arsenal. But yes, this seems to be a draw to me. और इसमें एक और एक्साइटिंग गेम, मैं एक्साइटिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पर्स का कोई भी गेम विदाउट एक्साइटमेंट नहीं है. तो अभी जैसे स्पर्स का गेम बर्नली के साथ भी है और हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्स की क्योंकि स्पर्स ने लास्ट टाइम 3-0 की लीड को ऐसे मतलब इट वाज इन द लास्ट 7 to 8 to 10 मिनट्स में वो पूरी दुनिया बदल गई. और वो जो लास्ट गोल लेंजीनी का था वो तो मतलब वर्ल्ड क्लास एक वंडर स्ट्राइक. इट वाज समथिंग व्हिच वुड हैपन आई थिंक 1 in 1,000 games. So you would have seen that game also. And why did a team of Jose Mourinho वो recapitulate कैसे वो एकदम से सिंक कर गई? What happened in that game? आपको क्या लगा कि मतलब what really went wrong for Spurs in that game? I think Arsh, after 75 minutes they had thought that the game was won. So Mourinho ने अपनी टीम के जो players, he wanted them to be available, for the next games और वो चाहते थे इंजरी ना हो, उनको विड्रॉ कर लिया. गैरेथ बेल को उन्होंने खेलने के लिए थोड़ा टाइम दिया. बट आई थिंक जो कॉम्प्लेसेंसी दिखाई देने लगी लास्ट 10-15 मिनट्स में, उसकी वजह से आई थिंक मैच उनके हाथ से निकल गया. एक ओन गोल बीच में हो गया तो दैट वाज वेरी अनलकी. बट जैसे आपने बोला जो लैंजीनी का स्ट्राइक था, दे कुड नॉट हैव इमेजिन दैट समबडी विल स्कोर अ विनर लाइक दैट इन द लास्ट मिनट. सो आई थिंक इट्स प्योर बैड लक प्लस अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेसेंसी. देखिए मोरिनियो के टैक्टिक्स को मैं गलत नहीं कहूँगा. लीडिंग 3-0 ही वाज राइट इन विथड्रॉइंग सम ऑफ हिज प्लेयर्स सो दैट दे कुड बी फ्रेश फॉर द अपकमिंग मैचेस, क्योंकि आपको पता है बहुत क्रैम्प शेड्यूल है. सो यू वांट योर प्लेयर्स टू बी इंजरी फ्री एंड टू बी फ्रेश. सो आई डोंट और इसमें आई थिंक आप जो रजत बात कर रहे हैं, देखिए इसमें एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि स्पर्स का डिफेंस बहुत ब्रिटल है. इनका डिफेंस एक्सपोज होता है इस सीजन भी और लास्ट सीजन भी. और जो मोरिनियो पहले गेम खिलाते थे, द हाउ वी हैव सीन हिज टीम eking out 1-0 result, 2-0, he was master in that when he was at Chelsea also. In fact at United also I think that was the biggest criticism कि 1-0 हो गया, shut the shop, sit back and hope to preserve that lead. स्पर्स का एकदम ही डिफरेंट है. मतलब हाउ देयर ही इज प्लेइंग विद स्पर्स, ब्रांड ऑफ फुटबॉल एकदम ऐसे हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप्स की है. एंड credit to West Ham also. I think how West Ham has come back after losing the first 2 games of the season. जिस टाइप से वो खेल रहे हैं, मैंने आपको शायद पहले भी ये चीज बोली थी कि ये गेम क्लोज होने वाला है बिकॉज वेस्ट हैम इज नॉट गोना गो अवे. और अगर मैं वेस्ट हैम की बात करूं, सो वेस्ट हैम इज टेकिंग मैनचेस्टर सिटी दिस वीक. Even though Manchester City has won both the games, चाहे वो आर्सेनल के साथ 1-0 हो, पोर्टो के साथ the Champions League में they won 3-1 and they looked in form. Aguero is back. But इस गेम में भी अगर आप बात करो, see there is something very positive about West Ham which I find. I think how they उनका भी जो अटैक है ना, it is something which can really sweep away teams if they really want to. I don't think this would be a very straightforward game for Manchester City. What is your take on that, Rajat?
Actually, I think City will be very buoyed by the return of Sergio Aguero. Although Kevin De Bruyne का अभी fitness का अभी we still don't know whether he'll be available or not. So that is going to be a very big factor because देखिए मैं तो उनको पाइड पाइपर बोलता हूँ. मैं जहाँ चलते हैं वो गेम को साथ लेके चलते हैं. उनके आसपास गेम घूमता है जब सिटी का गेम होता है. So I think his presence is if his presence is not there, I think West Ham have a very real chance. Arsenal के पास भी वही चांस था, बट पेप गार्डियोला ने उस दिन बहुत अच्छा स्ट्रैटेजाइज किया एंड ही समहाउ मैनेज टू गेट दैट विक्ट्री. बट आई थिंक वेस्ट हैम इन दिस फॉर्म, आई थिंक इफ केविन डी ब्रुयने डज नॉट प्ले, आई थिंक वेस्ट हैम कैन सरप्राइज देम एंड कॉज एन अपसेट है. जैसे आपने बोला कि जो वेस्ट हैम का अभी आपको वर्क लेवल दिख रहा है, द इंटेंसिटी एंड द 50-50 बॉल्स के लिए जो वो भाग रहे हैं, और दे नेवर गेव अप अगेंस्ट टॉटनहम टिल द लास्ट मिनट. 3-0 की स्कोर लाइन होने के बाद भी दे केम बैक एंड ड्रू द मैच. तो आई थिंक उस वजह से जो कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा. एंड सिटी जो है, आपने बोला ऑल्दो दे हैव वन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स, बट दे आर स्टिल वेरी ब्रिटल एट द बैक. The defense is not very well sorted as of now, and missing somebody like KDB in the middle might hurt them. So I think this is again going to be a close match. और इस सीजन में तो आप किसी भी मैच का प्रेडिक्शन जो है, it's like you are going to predict the election in the US. मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोचते और हो कुछ जाता है. So that's how it's going to be. I am gunning for a West Ham draw with Man City in this match. Interesting, actually. I would like to tell all of our audience also that whatever we have predicted in the last game, आपको अभी दिख जाएगा कि हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किए थे स्कोर्स, और एक्चुअल में क्या स्कोर्स थे. लीडरशिप में, लीडर बोर्ड में मेरे, रजत में और हमारे थर्ड पंडित वैभव, हम तीनों के स्कोर्स में अभी कितना डिफरेंस रह गया है. और इस बार के भी हमने अपने प्रेडिक्शन तैयार हैं, वो आपको हमारी स्क्रीन पे दिख जाएंगे. और आप खुद बताइएगा कि मतलब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं. एंड दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक द ओनली थिंग विच इज प्रेडिक्टेबल इन दिस सीजन इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी. और इतना टफ है कि अवे गेम्स के कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, कि टीम्स कहीं भी जीत रही हैं तो कोई किसी को भी हरा रहा है. एस्टन विला ऊपर है, एवर्टन ऊपर चल रहा है. सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार के. सो ये बात हुई हमारी जितने भी हमारे प्रेडिक्शंस, और हम लोग प्रीव्यू की बात कर रहे हैं. बात करते हैं फैंटेसी प्रीमियर लीग के बारे में कि हमारी टीम्स प्रेडिक्शंस क्या होनी चाहिए, किस प्लेयर को आप अभी ला सकते हैं, अभी तक की फॉर्म के हिसाब से हम लोग कौन से बजट बाइज कर सकते हैं. सो देखिए, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, सो आई हैव प्लेड अ वाइल्ड कार्ड फॉर दिस वीक, and the reason was that a lot of injuries happened to my players also. और मैं 2 से 3 प्लेयर जिनको लाना चाहता था, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस है, चाहे वो सॉन है और हैरी केन है, वो मैं उनको और बहुत मिस कर रहा था. सो आई थॉट दैट दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू प्ले दिस, बिकॉज अब ऐसा सेटल लग रहा है कि शायद ये प्लेयर थोड़े कंसिस्टेंटली खेलेंगे. तो इसीलिए मैंने वाइल्ड कार्ड खेला, अगर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ तो. अगर आप बात करते हैं गोलकीपर की, तो मेरे हिसाब से एमिलियानो मार्टिनेज, जो एस्टन विला के गोलकीपर है, आई थिंक ही इज एट व्हाट अराउंड 4.8 की वैल्यू में. अगर आपको इतना बेहतरीन कीपर मिल रहा है जिसने 3 क्लीन शीट रखी है पहले 4 में से, आई थिंक ही इज अ मस्ट हैव फॉर यू इन योर टीम. उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए इस गेम में, इस सीजन में अभी तक इंटरेस्टिंग, अगर मैं लिवरपूल के डिफेंडर्स की बात करूं तो वैन डाइक अनफॉर्चुनेटली वोंट बी अवेलेबल. इफ यू टॉक अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड एंड्रू रॉबर्टसन, जो इनके आगे भागते, इस सीजन ऐसा लग रहा है कि एंड्रू रॉबर्टसन इज प्लेइंग मोर फ्रीली इफ यू एज कंपेयर टू व्हाट द ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वाज डूइंग. सो मैं इस बार आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा दैट इफ यू हैव इनफ मनी ऑफ अराउंड 7.1, गो अहेड एंड बाय एंड्रू रॉबर्टसन. एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो आई थिंक आपको हमेशा बहुत बहुत काम आने वाली है. उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब आपने अगर लास्ट गेम भी देखा हो तो थोड़ा सा वोल्स के जो भी डिफेंडर्स हैं, वोल्स इज नाउ कमिंग इनटू दैट मोल्ड वंस अगेन, जिसमें वो एक टॉप 10 टीम है बन के रहेगी. तो उसमें चाहे उनके सैस है, रोबिन सैस, जो उनके वो डिफेंडर हैं, अगेन वैल्यू अराउंड 5ish. सो दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक. आई थिंक यू नीड टू हैव हिम ऑल्सो. अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, सो डोंट लुक बियॉन्ड ब्रूनो फर्नांडिस. आई मीन, बीइंग अ लिवरपूल फैन ऑल्सो, आई लव दैट प्लेयर. आई थिंक dynamic player, he scores goals, he makes goals, he takes penalties. वो player तो मतलब आपकी टीम में मस्ट होना चाहिए. and he is even
आई वुड से एज अ प्लेयर उसका होना, आई थिंक आप अगर आप एक स्टैट देखो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा पेनल्टीज जो हैं वो क्लेम की हैं लास्ट सीजन, और आई थिंक अगर आप लास्ट के कुछ एक सीजन की बात करें तो अराउंड 20 पेनल्टीज दे हैव एक्चुअली डन, व्हिच इज 5 मोर देन द नेक्स्ट बेस्ट टीम्स. तो ब्रूनो फर्नांडिस, I think he has scored more than 10 goals, Rajat, I think, for United so far. Yes, and what you're saying is that United, yes, in the last couple of seasons, they have won the highest number of penalties. So, जैसा आपने बोला, I will actually go ahead and tell you guys that you can make him captain also. Because the points, his involvement in 17 matches he's played for United has been in 18 goals. So that's phenomenal return. So if somebody is like guaranteed a goal or an assist, you can, very well go ahead and make them a captain. And it is not a strategy for this game week. It is a strategy which you can have for number of weeks, provided he stays healthy and fit, which we hope and pray that he does. So yeah, he's a great pick. और अगर उसके अलावा आप बात करो तो again at the end of the day, if you have a good money and if you don't want to have many transfers, you can always go for Mohamed Salah. Mohamed Salah would obviously be there and thereabout. Again, he's a penalty taker for Liverpool also, but how Mane is playing and how Salah is combining, I think Salah has looked more selfless. अगर आप इस season की भी बात करो, he's not going for glory goals himself, he's trying to make goals for others. So उनका assist भी काफी better है इस time पे, और he is looking pretty stronger also. So I think Salah is one pick which I would have. और अगर मैं एक और last midfielder की बात करूँ high value, तो obviously अब सॉन के ऊपर तो आपको मतलब सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, जिस टाइप से वो और आगे हैरी केन कंबाइन कर रहे हैं. बिकॉज सॉन, आई थिंक if you talk about the fantasy Premier League managers also, I think the highest number of people who are owning Son, I think इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ. तो Son का तो मतलब स्टॉक सबसे हाई है इस टाइम पे, और उनकी वैल्यू अभी भी बहुत बढ़ सकती है. He's cheaper almost by $2 if you compare it with any top player. अगर आप साला की बात करें तो उससे वो $3 सस्ते हैं. तो आई थिंक Son is somebody who should be there. Budget picks, if you're talking about budget picks, I would have Phil Foden in my team, because Phil Foden भी he plays that kind of attacking midfielder role, और वो सिल्वा के मोल्ड में है. So they have tried to replace him, Silva. So what do you think about this player Phil Foden, Rajat? Do you think he would be a good asset for the fantasy Premier League managers? Let's see, he's been in my team from the first day. So Phil Foden, I have him on my team. So I particularly like that player. जैसे आपने बोला डेविड सिल्वा के जाने के बाद, I think he will play a very critical role. फ्रंट लाइन के पीछे खेलते हैं. केविन डी ब्रुयन सबसे ज़्यादा असिस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन फिल फोर्डन का अपना एक रोल है इस टीम के अंदर. एंड आई थिंक व्हेन ही प्लेज इन द सेंटर, जब वो आगे की फॉरवर्ड लाइन के पीछे खेलते हैं, तो आई थिंक ही इज़ वेरी लाइकली टू गेट स्कोरिंग चांसेस एज वेल, बिकॉज वो ऐसे पोजिशन में आप उनको देखोगे, इस पोजिशन to when the team is attacking are really good. So I think I also like him a lot, and he's a value pick. मतलब $6.5 में अगर आपको फिल फोर्डन जैसा पिक मिल रहा है, तो I think you should go ahead and take it. And secondly, he should be on your radar, because almost same value तो नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू के आमेज रोड्रिगेज अभी थोड़े टाइम के लिए इंजर्ड हो गए हैं. So 43% of fantasy league managers had him on their team. तो अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो आई थिंक यू कैन वेरी वेल गो अहेड एंड बाय फिल फोर्डन फॉर दिस वीक एट लीस्ट. एंड इनफैक्ट अगर आपके पास और भी पैसे कम हैं, तो मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था कि आप इन्वेस्ट इन द पेनल्टी टेकर्स. तो चाहे वो जॉर्जिनियो है चेल्सी के, आई थिंक दैट इज अनदर पिक व्हिच यू कैन हैव इफ यू आर रियली शॉर्ट ऑफ मनी, बिकॉज every second game there would be a penalty the way it is going. So you can definitely be rest assured that you would have a couple of points from them also. Then you can also have Jack Grealish if you're really looking for if you want that, you know, somebody slightly at a higher value than Phil Foden. Then Jack Grealish is again, he has been in top form for Aston Villa. Around 35 points उन्होंने इस सीजन अभी तक दे चुके हैं, 3 गोल 3 असिस्ट के साथ, बोनस पॉइंट्स के साथ. बहुत ही बेहतरीन प्लेयर वो भी रहे हैं. फ्रंट लाइन में जैसे मैंने हैरी केन की बात की, उसके तो मतलब उनके लिए तो जो भी कहेंगे कि he has always been consistent in almost every season. उसके अलावा if you really want to back Sergio Aguero, you can always do that, because Sergio Aguero, he's a stalwart of Premier League, और
उनका भी पॉइंट, वो तो ऐसे गेम्स भी शायद बीच में आ जाएंगे जिसमें 4-4 5-5 गोल भी कर सकते हैं। तो अगर आप कभी ट्रिपल कैप्टन भी खेलना चाहें तो आई थिंक सर्जियो अग्वेरो इज वन ऑफ द प्लेयर्स इफ यू रियली वांट टू गेट स्टक इन टू अ पर्टिकुलर गेम वीक जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, तो सर्जियो अग्वेरो एक ऐसा पिक है व्हिच यू कैन ऑलवेज हैव दैट आल्सो। एंड अगेन डोमिनिक कैल्विन लूइन अगेन 7.1 7.2 की रेंज में जबरदस्त प्लेयर, लगातार 4 से 5 गेम्स में गोल स्कोर किया है। दैट्स अ काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड व्हिच ही हैज मेड फॉर एवर्टन। सो बहुत बेहतरीन प्लेयर है, हेडर भी यूज करते हैं, बहुत अच्छे पोजीशंस भी लेते हैं। सो अनदर इंटरेस्टिंग प्लेयर। और डैनिंग्स के बारे में क्या बोलोगे रजत? डैनिंग्स अगेन ही इज अगेन समबडी हु हैज दैट कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द गोल। व्हाट डू यू थिंक ऑफ डैनिंग्स, रजत? I think Arsh, from the last season onward, when he started, when he went back to Southampton and started performing well, I think that has brought in a new life into Dennings, and he's been playing very well this season also. So मुझे तो मतलब I like Dennings as a player, although I do not own him in my fantasy team, but मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर सकते हैं इस सीजन में Southampton के लिए. Moving ahead from Dennings, I think there is one pick on my personal radar, I think, and that is Edinson Cavani. So I am expecting a dream debut from him if he starts against Chelsea, and he's due by at $8. So I think अगर United के front line में directly start करते हैं मार्शियल के absence में, and he starts scoring, so it will be very difficult for Martial to come back to the center forward का role. And if Edinson Cavani makes a place for himself in that forward line, I think he's going to get you 15 to 20 goals in the season. So I think he's a value buy at $8. That's good, but the only challenge which people would have is they would say कि अभी tested नहीं है प्रीमियर लीग में, even if people don't know कि वो कैसे वो निकलेंगे. I hope from a United point of view that he does wonderfully well. That's actually a punt if people are willing to take it. Yeah. So another thing, I think if you are again short of cash, which a lot of us are because of a lot of money spent on the midfielders, I think Neil Maupay जो हैं Brighton एंड एल्विन उनके पीएचए, वो बहुत एक बढ़िया प्लेयर है ब्राइटन के। मुझे नील मॉपे बहुत सॉलिड प्लेयर लगते हैं, और अगेन इस बार उनका गेम वेस्ट ब्रॉम के साथ है, व्हिच हैव एक्चुअली लुक्ड द वोफुल टू से द लीस्ट। सो आई थिंक यहाँ पर काफी अच्छे पॉइंट्स फैंटेसी मैनेजर्स को मिल सकते हैं। एक बात इसमें आपको मैं ध्यान से बता दूं कि फ्राइडे को, इस बार फ्राइडे नाइट को पहला गेम है, तो आपको फ्राइडे रात को 11 साढ़े 11 से पहले तक आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। आप सैटरडे का वेट मत कीजिएगा, बिकॉज पीपल हैव दिस परसेप्शन, हम लोग भी कभी कभी सैटरडे की सुबह खोलते हैं यार अब चलो टीम चेंज करते हैं, बट इस बार फ्राइडे को गेम, सो डोंट, आई होप यू आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड इन दैट। यस, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आपको हमारे प्रेडिक्शंस अभी स्क्रीन पे दिख जाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग इस बार प्रेडिक्शंस हमारे हैं हमेशा की तरह, और उम्मीद करते हैं कि लीडरशिप बोर्ड पे मैं कुछ मूवमेंट आगे करूं, बिकॉज आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट Webber and Rajat right now. But yes, as I've said in the past also, that it is a season and not a game week which we need to focus. So thank you, Rajat. Looking forward for exciting game week. Looking forward for some great results. May we have a lot of entertainment. May we have a lot of interesting facts to discuss about. And let's hope we have great analysis next week. But before we go, please do not forget to share, like and subscribe our channel. Okay, thank you all, thank you for your time, and let's catch up next week. Thank you, Rajat.